अस्सलाम वालेकुम, वेलकम बैक। आज के वीडियो में आपका स्वागत है। आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं द ग्रोथ ऑफ मास नेशनलिज्म इन इंडिया। लास्ट कुछ वीडियोस में डिस्कस किया हमने अबाउट रॉलेट एक्ट, अबाउट इमरजेंस ऑफ गांधी, हिज अर्लीस्ट मोमेंट्स इन गुजरात एंड बिहार। सो वी आर हियर टू डिस्कस अबाउट द सर सिडनी अर्थर टेलर रॉलेट, जिसके प्रपोजल पे रॉलेट एक्ट पास किया गया। और यही वो रॉलेट एक्ट था जिसका ऑब्जेक्टिव था इंडियन नेशनल मूवमेंट, खासतौर पे जो बंगाल और पंजाब में थी, इसको किसी तरह से कंट्रोल किया जाए। तो कंट्रोल करने का तरीका था पावर, और वी कैन से मिस यूज़ ऑफ पावर। तो यही वो एक्ट था जिसकी वजह से बाद में पंजाब में कुछ ऐसा इंसिडेंट देखने को मिला जो कि इंडियन हिस्ट्री में पहली बार हुआ था। तो सबसे पहले हम डिस्कस करने जा रहे हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट, जिसमें दो ग्रुप्स के बीच में वॉर हुआ। एक तरफ से थे एलाइड पावर्स, जिनमें ग्रेट ब्रिटेन, रशिया, फ्रांस और इनके एलाइज थे। दूसरी साइड से थे सेंट्रल एक्सीज, जिनमें जर्मनी, ऑस्ट्रिया हंगरी एंड ऑटोमन अम्पायर थी, साथ में इनके एलाइज। तो इसका मतलब ये हुआ कि ये वर्ल्ड वार सिर्फ दो ग्रुप्स के बीच में नहीं हुआ, बल्कि इसने इन्वॉल्व किया पूरी वर्ल्ड को, because European powers had their colonies in different parts of Asia and Africa. So these colonies were also involved in the war. Their resources, their army, they were also involved in the war. As a result of this World War First, each and every part of the world was affected directly or indirectly. तो चले जाने की कोशिश करते हैं वर्ल्ड वार फर्स्ट के दौरान ऐसी कौन सी चीज़ देखने को मिली जिसकी वजह से जो इंडियन नेशनल मूवमेंट थी वो काफ़ी ज़्यादा सक्सेसफुल रही और काफ़ी ज़्यादा मास मूवमेंट्स देखने को मिली, जिनमें नॉन कोऑपरेशन मूवमेंट की बात करेंगे हम, सिविल डिसोबीडियंस मूवमेंट की बात करेंगे हम, या फिर क्विट इंडिया मूवमेंट की बात करेंगे। तो चले जानने की कोशिश करते हैं ऐसी कौन सी चेंजेस थी जो वर्ल्ड वार्स की वजह से और ज़्यादा प्रमोट हो गई। तो जैसा कि मैंने पहले भी कहा, रॉलेट एक्ट जिसने आर्मी को पावर्स दिए, पुलिस को पावर्स दिए कि किसी भी पर्सन को वो अरेस्ट कर सकते हैं। तो अगर कोई एक्सप्रेस करता है, कोई प्रोटेस्ट करता है, कोई डेमोन्स्ट्रेट करता है, तो उसको अरेस्ट किया जाता था फॉर द पीरियड ऑफ 2 years। इस पीरियड में कोई भी जो ट्रायल होता है कोर्ट में वो बिल्कुल अलाउ नहीं था। यानी पर्सन को बंद किया 2 साल के लिए, 2 साल बाद उस पर जो कोर्ट में ट्रायल केसेस होंगी या लॉयर या डिस्कशंस होंगी या जो डिसीजन होगा कोर्ट का वो दिया जाएगा। तो इस एक्ट को न सिर्फ गांधी जी ने बल्कि मोहम्मद अली जिन्ना और बाकी जो उस टाइम के इम्पोर्टेंट लीडर्स थे उन्होंने इसको क्रिटिसाइज किया। और ये बिलीफ था उनका दैट गवर्नमेंट हैड नो राइट टू रेस्ट्रिक्ट पीपल्स बेसिक फ्रीडम्स। दे क्रिटिसाइज द एक्ट एज डिविलिशन टिरनिकल। As a result of that, Gandhi asked the Indian people to observe 6th April 1919 as the day of non-violent opposition to this act. So, as a day of humiliation and a prayer and a hartal. So, Satyagraha Sabhas were set up to launch the national movement. Now, this time Gandhi for the first time came on the political arena. As a result of that, he launched a full-fledged movement that came to be known as non-cooperation movement. लेकिन पहली बार ऐसी कुछ चेंजेस देखने को मिली जो इससे पहले नेशनल मूवमेंट में नहीं थी। जैसे हमने मॉडरेट फेज की बात की तो लोगों का कंट्रीब्यूशन ज़्यादा नहीं था। एक्सट्रीमिस्ट फेज़ की बात करेंगे तो बहुत से सेक्शंस थे जिनकी तरफ कोई ध्यान नहीं दिया गया, जिनमें दलित्स थे, जिनमें मुस्लिम्स थे, जिनमें वीमेन थे, जिनमें स्टूडेंट्स थे, तो उनकी तरफ कोई ख़ास ध्यान नहीं मिला। देखते हैं जब गांधी जी ने लीडरशिप एज्यूम की तो उसके बाद कौन सी चेंजेस इस नेशनल मूवमेंट में आई। तो खैर यहाँ पे कॉल दी गई थी 6 अप्रैल को ऑब्जर्व किया जाएगा एज ह्यूमिलेशन डे, या दिस वुड बी द डे ऑफ प्रेयर्स, हड़ताल, स्ट्राइक्स एंड ऑल दैट। तो अगर ये कॉल दी गई तो कितने लोगों ने इसको हम कहेंगे मान लिया, कितने लोगों ने इस पे एक्ट किया, कितने फॉलोवर्स थे जिन्होंने गांधी की इस कॉल को एक्सेप्ट किया। In towns across North and West India, life came to stand still as shops shut down and schools closed in response to the ban call. So नॉर्थ हो या वेस्टर्न इंडिया हो, इसके टाउन्स में और सिटीज़ में ये देखने को कि मिला कि ज़्यादातर जो शॉप्स थे वो क्लोज़ हो गए, स्कूल्स भी बंद हो गए। इस वजह से स्कूल्स और कॉलेजेस या बाकी जो इंस्टीट्यूशंस थे उनकी बंद की वजह से जो स्टूडेंट्स थे उन्होंने सपोर्ट किया।
शॉप्स की पता से पता चलता है कि शॉप्स जब क्लोज हो गई तो शॉपकीपर्स ने इस बंद कर हड़ताल कॉल को मान लिया। सो द प्रोटेस्टर्स वर पर्टिकुलरली इंटेंस इन द पंजाब। लेकिन पंजाब में सबसे ज़्यादा इसकी इंटेंसिटी देखने को मिली, यानी पंजाब में इस कॉल को ज़्यादा एक्सेप्ट किया गया। मैनी कांग्रेस लीडर्स इंक्लूडिंग गांधी वर अरेस्टेड वाइल प्रोसीडिंग टू द पंजाब। अब ऐसा क्या हुआ कि वो पंजाब जा रहे थे, क्यों पंजाब में यहाँ पे जो सिचुएशन थी वो काफ़ी टेंस थी, ऐसी क्या सिचुएशन थी? द सिचुएशन इन द पंजाब प्रोविंस ग्रू प्रोग्रेसली मोर टेंस, reaching a bloody climax in Amritsar on 13th of April 1919 called as Jallianwala Bagh Massacre। पंजाब में ऐसी कौन सी सिचुएशन हुई थी? तो अकॉर्डिंग टू द हिस्टोरिकल फैक्ट्स, जो पंजाब खासतौर पे अमृतसर की बात करेंगे, अमृतसर के लोग जो जमा हुए थे एक गार्डन में जिसको जलियांवाला बाग भी कहते हैं, तो उसके सारे एंट्रेंसेस बंद थे। उनका ये ऑब्जेक्टिव था कि हम अपने लीडर्स को रिलीज़ करेंगे, क्योंकि रॉलेट एक्ट की वजह से दो इम्पॉर्टेंट लीडर्स को अरेस्ट किया गया था और वो पंजाब से थे। उनमें एक था डॉक्टर सैफुद्दीन किचलू और दूसरा था डॉक्टर सत्यापाल। ये दो इम्पॉर्टेंट लीडर्स थे पंजाब के। जब इनको अरेस्ट किया गया रॉलेट एक्ट के अंडर, तो जो अमृतसर के लोग थे, जो पंजाब के लोग थे, उन्होंने प्रोटेस्ट किया। कहते हैं कि ये प्रोटेस्ट काफ़ी काम था, इसमें कोई वायलेंस नहीं थी, नॉन वायलेंस थी। बैसाखी का दिन था तो सारे लोग जमा हो गए इस छोटे से बाग में जिसको जलियांवाला बाग कहते हैं। लेकिन ब्रिटिश गवर्नमेंट के ऑर्डर्स पे, ख़ासतौर पे जनरल डायर जो उस टाइम पे जनरल था पंजाब का, तो उसके ऑर्डर्स पे फायर ओपन किया गया एक अनआर्मड क्राउड पे, जिनके पास कोई वेपन नहीं था, जिन्होंने कोई प्रोटेस्ट नहीं किया था, जो नॉन वायलेंट वे में बैठे थे, तो उन पे फायर ओपन किया गया और इस तरह से बहुत सारे लोगों को मारा गया। तो जब ये इंसिडेंट हुआ तो पूरे हिंदुस्तान में एक क्राइसिस हो गई, पूरे हिंदुस्तान में सिचुएशन थोड़ी सी टेंस होने लगी। तो मैक्सिमम जो लीडर्स थे, चाहे वो किसी भी कम्युनिटी के हो, किसी भी ऑर्गेनाइजेशन के हो, उन्होंने कोशिश की कि हम इस पॉइंट या इस सिचुएशन में पंजाब पहुंच जाएंगे और उस सिचुएशन को देखेंगे जो हुई है, यानी इस जलियांवाला बाग मैसेकर वाले प्लेस पे हम पहुंचेंगे और देखेंगे कि सिचुएशन क्या है। लेकिन दे वर नॉट अलाउड, मोस्ट ऑफ देम वर अरेस्टेड। तो नतीजा क्या हुआ, जो सिचुएशन थी वो और ज़्यादा टेंस हो गई। यहाँ पे आपके सामने एक पिक्चर है जिसमें ये दिखाया गया है कि किस तरह से अनआर्मड जो लोग बैठे थे वहाँ पे बैसाखी के फेस्टिवल के दिन, तो ऐसी सिचुएशन में क्या किया ब्रिटिश गवर्नमेंट ने और किस तरह से लोगों को मारा। यहाँ पे न सिर्फ मेल थे यंग, बल्कि बूढ़े, बच्चे, औरतें सब इसका टारगेट बन गए। तो ये है वो पिक्चर जो याद दिलाती है जलियांवाला बाग मैसेकर। ये वो गोलियां आपको दिख रही होंगी दीवार पे जो इन पे चलाई गई। सो द वॉल कंपाउंड इन विच जनरल डायर ओपनड फायर ऑन अ गैदरिंग ऑफ पीपल, द पीपल आर पॉइंटिंग टू द ब्लड मार्क्स ऑन द वॉल। तो ये लोग जो दिखा रहे हैं, ये वो गोलियां दिखा रहे हैं जो इन पे चलाई गई थी, यानी जो उन लोगों पे चलाई गई थी उस टाइम पे जब जनरल डायर के ऑर्डर्स पे उसकी फोर्स ने गोलियां चलाई। तो उस टाइम पे जो कंडीशन थी ये वही दिखा रहे, वही गोलियां, वही निशान दिखा रहे हैं कि कहाँ पे लोग थे और क्या कंडीशन थी उस टाइम पे। तो यहाँ तक हमने देखा कि किस तरह से जलियांवाला बाग मैसेकर हो गया, जिसमें ऑलमोस्ट 400 पीपल वर किल्ड ऑन द ऑर्डर्स ऑफ जनरल डायर। इट वॉज द रोलेट सत्याग्रह दैट मेड गांधी अ ट्रूली नेशनल लीडर। पहली बार जो लीडर बना गांधी जी, जो पहली बार लोगों का लीडर बना, ये इसी सत्याग्रह, साल्ट या हम कहेंगे रॉलेट सत्याग्रह की बिना पर बन गया। तो पहली नेशनल वाइड मूवमेंट हम कह सकते थे कि रॉलेट सत्याग्रह था, यानी सत्याग्रह अगेंस्ट रॉलेट एक्ट। अब क्योंकि लोगों ने एक्सेप्ट भी किया, स्कूल्स बंद हो गए, शॉप्स क्लोज हो गई, मोस्टली इन द सिटीज एंड टाउन्स ऑफ नॉर्थ एंड वेस्टर्न इंडिया। तो इससे पता चलता है दैट द पीपल बिगेन टू एक्सेप्ट द लीडरशिप ऑफ गांधी जी। सो रॉलेट एक्ट हो या जलियांवाला बाग इंसिडेंट हो या फिर वर्ल्ड वार फर्स्ट में जो खिलाफत इशू रेज हुआ वो हो, इन सब सिचुएशंस को देखने के बाद फाइनली गांधी जी के प्रपोजल पे, गांधी जी के डिसीजन पे एक ऐसी मूवमेंट लॉन्च करने का वक्त आ गया जिसको कहा जाता है नॉन कॉपरेशन मूवमेंट। तो चले जानते हैं इसके काजेस क्या थे।
सबसे पहले जो वर्ल्ड वार फर्स्ट हुआ उसमें दो ग्रुप्स थे, अलाइड पावर्स और सेंट्रल एक्सीज थे। सेंट्रल एक्सीज में टर्की थे जिन्होंने जर्मनी का साथ दिया, और जब जर्मनी और ऑटोमन टर्की दोनों डिफीट हो गए तो जो यूरोपियन पावर्स थे, खासतौर पे ब्रिटेन, ब्रिटेन ने जो सीट ऑफ खलीफा होती है, खलीफा चूंकि मुसलमानों का हेड था, रिलीजियस हेड, मॉरल हेड पूरे वर्ल्ड का, वर्ल्ड के तमाम मुसलमानों का, तो उसके सारे पावर छीने गए टर्की में। अब उस सिस्टम को एबॉलिश किया गया और ये डिसाइड किया गया कि टर्की में अब डेमोक्रेटिक गवर्नमेंट बनेगी, यानी मुसलमानों का लीडर या मुसलमानों का जो हेड होता है खलीफा, उसके पावर्स छीने गए। ये दुनिया के तमाम मुसलमानों को बिल्कुल कबूल नहीं था, एक्सेप्ट नहीं था। सो वॉज द केस विद इंडियन मुस्लिम्स। हिंदुस्तान में जो मुसलमान उस टाइम पे थे उन्होंने भी इसके अगेंस्ट आवाज़ उठाई, प्रोटेस्ट किया, डेमोन्स्ट्रेशंस की। यही मौका था मुसलमानों का साथ हासिल करने का। सो गांधी टुक एन एडवांटेज ऑफ दिस सिचुएशन एंड बिगेन टू डिस्कस द इशू विद द मुस्लिम लीडर्स, और वी कैन से द लीडर्स ऑफ मुस्लिम लीग। सो फाइनली एक एग्रीमेंट किया गया कि जो मूवमेंट अब हम लॉन्च करने जा रहे हैं अगेंस्ट ब्रिटिश गवर्नमेंट, दैट वुड बी कंबाइंड। कंबाइंड इन द सेंस, इसमें दो मूवमेंट्स करेंगे, मुसलमान अपनी जो डिमांड्स है वो रखेंगे और जो नॉन मुस्लिम्स है वो अपनी डिमांड्स रखेंगे। तो इस तरह से एक कंबाइंड मूवमेंट स्टार्ट हो गई जिसको हम कहते हैं नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। तो नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट पहली एक मास मूवमेंट थी जो गांधी जी ने लॉन्च की 1919 के आसपास। तो चलिए और थोड़ा सा जानने की कोशिश करेंगे। तो रीज़न नंबर 2 था जो जलियांवाला बाग इंसिडेंट हुआ, रॉलेट एक्ट था, इन सब चीज़ों के अगेंस्ट ये मूवमेंट लॉन्च की गई। नॉन कॉपरेशन का मतलब होता है नॉट टू कॉपरेट विद द गवर्नमेंट। गांधी बिलीव्ड दैट द ब्रिटिश गवर्नमेंट इज इन इंडिया बिकॉज ऑफ द सपोर्ट ऑफ द इंडियंस। अगर इंडियंस ये सपोर्ट छोड़ देंगे, ये कॉपरेट करना छोड़ देंगे, तो डेफिनेटली जो ब्रिटिश गवर्नमेंट यहाँ पे है, ब्रिटिश रूल यहाँ पे है, दैट विल कम टू एन एंड। And he assured people that Swaraj will come to India within the period of 1 year if you will follow the tactics of satyagraha, if you will fully cooperate this movement। तो मानना ये था कि अगर नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में आप सपोर्ट करेंगे, नॉन वायलेंट में किसी तरह की कोई ब्लड शेड नहीं होगा, तो 1 साल में आपको स्वराज मिलेगा। स्वराज का मतलब यहाँ पे सिंपल वर्ड्स में कह सकते हैं इंडिपेंडेंस। लेकिन अभी तक ये क्लियर कट पता नहीं है कि स्वराज वो कंप्लीट इंडिपेंडेंस की बात कर रहे थे या फिर जो गवर्नमेंट बनेगी वो ब्रिटिश रूल के अंडर ही बनेगी, यानी गवर्नमेंट बनेगी इंडियंस की और रूल करते रहेंगे ब्रिटिश। तो ये अभी तक क्लियर नहीं हुआ, इस बारे में बाद में बात करेंगे। तो यहाँ पहली बार एक नेशनल मूवमेंट स्टार्ट हो गई जिसमें दोनों ने पार्टिसिपेट किया, हिंदूज ने भी और मुस्लिम्स ने। मुस्लिम्स की डिमांड थी दैट द पावर्स ऑफ खलीफा शुड बी रिस्टोर्ड and the general demand was that Rowlatt Act must be abolished and the full enquiry of what we call the Jallianwala Bagh massacre। तो ये कुछ खास खास डिमांड्स थी। So during the World War First, as I have already told you, Turkey joined the war in the side of Allied Axis, that is Germany, and was defeated. The British government abolished the institution of Khilafat, yani seat of Khalifa, which was resisted by the Muslims of the world, including Indian Muslims. So Muslim League launched a movement for the restoration of powers of Khalifa, and Gandhi found an opportunity to get the support of the Muslims for the national cause। जैसा मैंने पहले भी कहा, यही एक मौका था मुसलमानों का साथ हासिल करने का। हालांकि 1916 में एक बार कोशिश हुई थी लेकिन वो कामयाब नहीं रही। तो पहली बार ऐसा हुआ जब गांधी जी ने कहा कि मुसलमानों का साथ बहुत ज़रूरी है, क्यों ना हम मिलकर एक मूवमेंट स्टार्ट करेंगे जिसका नाम पड़ेगा नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट। यहाँ फिर से वही मैप है जिसमें आप एलाइड एक्सीज और एलाइड पावर्स को देखेंगे। तो ये दो ग्रुप्स थे जिन्होंने वार स्टार्ट किया और इन्वॉल्व किया तमाम उन कॉलोनीज को जिन पे वो रूल कर रहे थे। So Congress under the leadership of Gandhi joined the hands with the Muslim League and launched a nationwide movement called as Non-Cooperation Khilafat Movement against the British colonialism। The people were asked not to cooperate with the British government. They were asked to stop attending schools, colleges and law courts and not to pay taxes। So Gandhi said if non-cooperation was effectively carried out, India would win Swaraj within 1 year। अगर आप ऐसा करेंगे, मेरे टैक्टिक्स पे चलेंगे, सत्याग्रह को फॉलो करेंगे, तो डेफिनेटली 1 साल में ही आपको स्वराज मिलेगा। बट स्वराज वॉज नेवर एक्सप्लेन्ड और डिफाइंड बाय द इंडियन नेशनल कांग्रेस।
तो इस तरह से स्कूल को बंद रखना, कॉलेज को बंद रखना, लॉ कोर्ट्स को बंद रखना, टैक्स पे नहीं करना, तो इस तरह से पता चलता है कि एक ऐसी मूवमेंट स्टार्ट होगी जिसमें ऑलमोस्ट सारे लोग पार्टिसिपेट करेंगे। ये भी देखेंगे किसने पार्टिसिपेट किया, किसने नहीं किया, और फिर मूवमेंट के दौरान कौन से लोगों ने किस तरह से रिएक्ट किया। यहाँ आपके सामने नॉन कॉपरेशन मूवमेंट जुलाई 1922, फॉरेन क्लॉथ बीइंग कलेक्टेड टू बी बर्न्ड इन बोनस आयर्स। यहाँ पे आपको दिख रही है एक फोटोग्राफ जिसमें जो फॉरेन क्लॉथ्स थे उनको बहुत क्वांटिटी में जलाया गया, क्योंकि मैंने पहले भी कहा था कि फॉरेन से जो भी चीज़ें आती थी उससे इम्पैक्ट पड़ता था हिंदुस्तान के अपने गुड्स को जो वो बनाती थी। तो इस वजह से नहीं चाहते थे किसी तरह का इंपोर्ट हो, और चाहते थे कि एक्सपोर्ट की लेवल ज़्यादा बढ़े, यानी हिंदुस्तान में जो खुद की चीज़ें हैं उनका यूज़ करना और जो फॉरेन से चीज़ें आती हैं उनका बाइकआउट करना। तो एक बार ऐसा हुआ था स्वदेशी बाइकआउट मूवमेंट में, लेकिन इस बार नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में फिर इसी आइडियल को वंस अगेन स्टार्ट किया गया, इसी ऑब्जेक्टिव को फिर से स्टार्ट किया गया नॉन कॉपरेशन मूवमेंट में, यानी बाइकआउट ऑफ फॉरेन गुड्स एंड यूज़ ऑफ इंडिजिनियस गुड्स। तो नीटिंग अ पॉपुलर मूवमेंट, इंशाल्लाह आने वाले वीडियोस में हम देखेंगे इस नॉन कॉपरेशन खिलाफत मूवमेंट में क्या हुआ, किसने पार्टिसिपेशन की, किसने पार्टिसिपेशन नहीं की, किस तरह से कामयाब हुई, कहाँ तक ये पहुँची, और फाइनली इस मूवमेंट का क्या हुआ। तो मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए अल्लाह हाफिज़।